Dear students, I hope that you will be happy. Now, today we study about gametogenesis. Dear students, मैंने जैसा आपको पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो जेनेटल सिस्टम दोनों बता चुका हूँ, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी दे चुका हूँ और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी दे चुका हूँ। अभी आज का जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा रोच इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक आपके बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आप यदि नीट का टेस्ट देते हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से गैमेटोजेनेसिस से आता है। तो क्या चीज़ होती है गैमेटोजेनेसिस, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस, देखिए जो रिप्रोडक्शन है, क्या होता है रिप्रोडक्शन में, गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट अलग और फीमेल गैमीट अलग। जब गैमीट का फ्यूजन हो जाता है तो उससे जायगोट बनता है और जायगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नया जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये ह्यूमन में है, तो ह्यूमन में देखेंगे आप गैमेटोजेनेसिस क्या है, जो बॉडी, जो मेन बॉडी है, मेन जेनेटल बॉडी है, उनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीट्स का निर्माण, इसी को बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। मेल होगा तो उसके अंदर मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल ऑर्गन है तो उसके अंदर फीमेल ऑर्गन बनेंगे, तो फीमेल गैमीट होंगे। तो ये जो आपके गैमीट्स हैं, मेल, आज हम मेल के बारे में बता रहे हैं। मेल में स्पर्म बनते हैं, मेल गैमीट को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस में दो प्रकार का गैमेटोजेनेसिस है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। तो आज जो हमारा डिस्कस है टोटल वो स्पर्मेटोजेनेसिस पर होगा फोकस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, आज हमारा डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस पर है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का अर्थ हो गया कि मेल, जो मेल के मेन ऑर्गन है, यानी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस की रचना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके अंदर स्पर्म बनने की क्रिया कैसे होती है, कहाँ होती है, उसके बारे में आपने देखा होगा। उसमें पहले टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स हैं। एक सेल्स होती है ये जर्मिनल सेल्स, और दूसरी होती हैं सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल्स, ये दो प्रकार की सेल्स आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं। तो जो इनमें जर्मिनल एपिथेलियम है उससे तो बनेंगे स्पर्म, और ये जो सर्टोलाई सेल है ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। जो स्पर्म बनेंगे उनको न्यूट्रिशन देगी और उनकी फॉर्म को बदलने में, उनके यानी कि ये मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगी। किस तरह से उनका रूप बदलता है, शुरू में तो बिल्कुल राउंड बनते हैं, लेकिन राउंड से ये कैसे टैडपोल टाइप हो जाते हैं, उसमें ये सर्टोलाई सेल हेल्प करती हैं। बनेंगे ये जर्मिनल एपिथेलियम से। तो जर्मिनल एपिथेलियम की जो स्टार्टिंग की आउट सेल होती हैं, ये आप देखते हैं अंदर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
इसकी जो लेयर है, इनर लेयर, इसमें सेल्स होती हैं, जस्ट सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं, इनको हम, जो सेल्स है इसकी, इन सेल्स को बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया होती हैं और ये सभी स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती हैं। सेल्स हैं आपकी डिप्लॉयड। अब आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है कि डिप्लॉयड सेल क्या होती हैं, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या यदि पूर्ण है, जितनी नॉर्मल सेल में होती है, सोमेटिक सेल में होती है, उतनी संख्या यदि है तो ये डिप्लॉयड होगी, और जब गैमेट बन जाएंगे तो हैप्लॉयड हो जाएंगी। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम संख्या है वो 46 होती है। तो इनमें भी जितनी स्पर्मेटोगोनिया हैं, सब में क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी। अब ये स्पर्मेटोगोनिया पहले जो डिवाइड होंगे तो माइटोसिस रूप से डिवाइड होंगे। माइटोसिस रूप से डिवाइड होकर के अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। माइटोसिस रूप से डिवाइड होते रहेंगे और अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे। अब इनकी संख्या बढ़ती रहेगी तो ये एक स्थिति ऐसी आएगी, उसके बाद ये फिर इनमें माइटोसिस क्रिया नहीं होने की। अब वो कंडीशन, उस पर हम बोलते हैं ये मदर सेल। अभी क्या हो जाएंगी? मदर सेल हो जाएंगी। जो अब स्पर्मेटोगोनियम में जब पहले क्या डिवीजन हुए? सबसे पहले डिवीजन हुए हैं माइटोसिस। माइटोसिस कई बार होता है, जिससे इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। संख्या बढ़ेगी। अब ये सेल जब आगे माइटोसिस होना बंद होगा तो उस पर यहाँ होगा इनका, वो अब ये कहलाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बन जाएंगे। अब इन प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट सेल बने हैं, इन सेल्स में अंदर की ओर सेल्स बनते रहेंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, अब इनमें डिवीजन होगा मियोसिस। यहाँ पर हमारा डिवीजन, अब तक ये माइटोसिस हुए थे, अब ये डिवीजन होगा मियोसिस। तो जब मियोसिस में, अब मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन में दो डिवीजन एक साथ होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट से हमारे ये सेल बन जाएंगे। क्रोमोसोम अब हमारे आधे हो जाएंगे। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी इसमें? फर्स्ट डिवीजन में, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, यानी कि 46 है तो क्रोमोसोम हो जाएंगे 23। अभी 23 क्रोमोसोम तो नहीं हो जाएंगे उसमें, तो अभी इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर हमारे क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाएगी। फिर इनमें डिवीजन होगा और डिवीजन होने से हमारा बनेगा ये स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स भी क्या होंगे? ये हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट था वो क्या बना? क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो स्पर्मेटिड भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। स्पर्मेटिड आकार में गोल होते हैं। अब इन स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होगा, क्योंकि कैसे हैं? हैप्लॉइड है, इनसे निर्माण होगा स्पर्म का। अब यह बात आती है कि ये एक दूसरे प्रकार की सेल होती है जो मैंने अभी बताई, सर्टोली सेल। तो इसमें जगह जगह पर सर्टोली सेल्स होती है। इनकी संख्या कम होती है सर्टोली सेल्स की, तो ये सर्टोली सेल्स होती है। ये सर्टोली सेल्स, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं,
स्पर्मेटिड्स का जो कायांतरण है वो इन सेल में होता है। तो ये सेल इसका कायांतरण करेंगे। अब ये कायांतरण किस तरह करेंगी, इसमें खांचे होते हैं, जगह जगह खांचे होते हैं इस सेल में। तो ये स्पर्मेटिड्स खांचों में सेट हो जाएंगे और उनकी सहायता से इसके खांचे हैं, सांचे बन गए हैं, उनमें ये इनका रूप उसी प्रकार का बदल जाएगा जैसे कि एक स्पर्म होता है। तो क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। अब ये स्पर्म यहाँ से निकल कर फिर बीच में इकट्ठे हो जाएंगे, बीच में आते रहेंगे स्पर्म। तो ये और ये दूसरा काम क्या हुआ इनका, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी कि पोषण देना, ये भी इनका महत्वपूर्ण कार्य है। पोषण देंगे ताकि ये इनमें ग्रोथ हो सके। अब यहाँ बात आती कि एक किस तरह से ये सेल्स जो आपकी स्पर्मेटिड्स हैं, इनके निकलने की क्रिया, तो यहाँ से जब ये सेल्स निकल जाती हैं तो इसके बाद ये सेल्स जो स्पर्म बन गए, ये इनसे निकलती हैं किससे, जो आपकी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल है, तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से ये बाहर आएंगे। तो इनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आने की क्रिया, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से कहाँ बाहर आने की क्रिया स्पर्मिएशन कहलाती है। क्रिया होगी स्पर्मिएशन। तो इस पर ध्यान देने की बात है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया अलग है और स्पर्मिएशन इसी का भाग है। तो स्पर्मिएशन क्रिया ये है कि जो स्पर्म बने हैं वो स्पर्म का इनसे सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से बाहर आना, ये कहलाता है स्पर्मिएशन। क्लियर हुआ आपका? तो स्पर्मिएशन होगा। अब मैं यहाँ पर एक स्पर्म की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि एक स्पर्म कैसा होता है। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत जल्दी। देखिए स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्पर्म टैडपोल टाइप होता है, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मछली का टैडपोल होता है। तो स्पर्म में ऊपर की ओर हेड, फिर नेक के बाद मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद फिर हो जाता है टेल। इस तरह से ये स्पर्म होगा। अब इसमें जो हेड है, हेड पार्ट में मेनली अधिकांश एरिया को न्यूक्लियस घेरा जाता है। इसका अधिकांश एरिया घेरा जाता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा होगा, ये हैप्लॉइड होगा। अभी बता चुका हूँ कि हैप्लॉइड बनेगा। तो इसमें न्यूक्लियस इसका हेड पार्ट में है, तो ये न्यूक्लियस आपका हैप्लॉइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म इसमें हेड में बहुत कम मात्रा में होगा, क्योंकि केवल किनारे किनारे आपको थोड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म मिलेगा, बाकी सब पूरा एरिया को ये न्यूक्लियस घेर लेता है। इसी हेड पार्ट का जो अगला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो नुकीला भाग है, इसको हम बोलते हैं, पूरा हेड पार्ट है। अपर पार्ट इसका जो कहलाता है, ये कहलाता है एक्रोसोम। जो एक्रोसोम, ये हिस्सा इसका एक्रोसोम हुआ। और ये न्यूक्लियस हुआ। साइटोप्लाज्म मात्रा बहुत कम होगी। इस एक्रोसोम में वो एंजाइम होते हैं जो कि इसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ओवम होता है उसकी जो आउटर सरफेस होती है उसको, यानी कि जोना पेलिफिडा, उसको भेदने के लिए, जोना रेडिएटा है, जोना पेलिफिडा है,
जोना एक्सटर्ना, इनको भेदने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होगी। वो एंजाइम एक्रोसोम के अंदर स्थित होते हैं, एंजाइम क्षेत्र है। इसके बाद ये जो छोटा सा पार्ट आ रहा है बीच का, ये कहलाता है नेक। इस नेक पार्ट में क्या होता है? नेक पार्ट में सेंट्रियोल होते हैं। नेक पार्ट में सेंट्रियोल होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पूछा था कि सेंट्रियोल कौन से हिस्से में होगा, इसके न्यूक्लियस कौन से हिस्से में होगा, तो सेंट्रियोल नेक पार्ट में होते हैं। इसके पीछे ये मिडिल पीस आया आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है मिडिल पीस। मिडिल पीस, ये इसका मिडिल पीस है। तो मिडिल पीस में इसमें क्या, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस पूरे पीस में माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसको मोशन के लिए, इसमें यानी कि स्पीड देने के लिए, मोशन के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सारी एनर्जी जो मिलेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, मोशन अधिक होती है, इनमें अधिक गति होती है। तेजी से गति करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब वो जो एनर्जी मिलेगी, इनको ऊर्जा मिलेगी, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया देगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। लास्ट पीस इसका पार्ट ये होता है, इसको बोलते हैं हम टेल पार्ट। तो टेल पार्ट जो होता है, इसमें केवल साइटोप्लाज्म होता है। पूरे पार्ट में साइटोप्लाज्म होगा, तो ये साइटोप्लाज्म के पार्ट मोशन इससे करता है, जब ये हिलती है उससे इसकी गति होती है, आगे दौड़ता है। टेल के हिलने से ही ये गति, और इस टेल को हिलाने का काम, एनर्जी देने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से पार्ट में क्या होता है। इसका चित्र भी याद होना चाहिए स्पर्म का, कि कैसा स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म। अब ये स्पर्म, अब इसमें आगे आता है कि इसके फॉर्मेशन में हार्मोन किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। हार्मोन की क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस। दो प्रकार के हार्मोन इसमें रोल करते हैं। एक होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होगा FSH। और दूसरा हार्मोन है LH। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन इसको स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कैसे क्रिया कंट्रोल होगी, ये काम ये दोनों हार्मोन करेंगे। पहले एक हार्मोन होता है स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, इसमें एक हार्मोन बनेगा रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकाल, ये हार्मोन आएगा और ये वहाँ से ये दो हार्मोन बनेंगे। ये हार्मोन एक FSH, एक LH। अब ये जो LH हार्मोन, ये कहाँ बनेंगे, इनका निर्माण होगा टेस्टिस में आकर के। टेस्टिस में जो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल होती हैं, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल राउंड होंगे, ऐसे ऐसे होंगे अलग अलग। इन सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस, खाली स्पेस है, इस स्पेस में कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स। इन सेल्स को हम लेडिक सेल,
इनको कहा जाता है लेडिक सेल। लेडिक सेल्स होती हैं, तो ये लेडिक सेल्स LH हार्मोन बनाती हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कौन सा है? ये है वो होता है एंड्रोजन। इसके हार्मोन्स को हम एंड्रोजेंस कहते हैं, और एंड्रोजेंस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये ल्यूटिनाइजिंग का भाग है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही है इसको कंट्रोल करता है। और भी इसके काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, एक तो इसको ही कंट्रोल करेगा, सारी बनने वाली क्रिया को कंट्रोल करता है। दूसरा काम ये होता है कि जो ह्यूमन के जो मेल के अदर करेक्टर्स हैं, जो इसके करेक्टर यानी कि जवानी के करेक्टर हैं, उनको ये डेवलप करेगा। जैसे कि आवाज़ का गंभीर हो जाना, भारी आवाज़ हो जाना, दाढ़ी मूछ जमाना, दाढ़ी मूछ पे बाल हो जाना, और ये जो हमारे कंधे हैं, चेस्ट और कंधे, ये मजबूत हो जाना, ये मेल के लक्षण हैं। चेस्ट मजबूत होगी, बड़ी हो जाएगी, और ये जो सोल्जर हैं ये भी क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। और आवाज़ में मैंने बताया आपको भारीपन होगा, दाढ़ी मूछ आ जाएगी। ये जो करेक्टर्स हैं, इन लक्षणों को भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही डेवलप करता है। इसी की वजह से ये क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। एक ये FSH हार्मोन है, ये इनके बनने की गति को बढ़ाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ये स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्म बनने की जो स्पीड है उसको तेज करता है, यानी कि स्पर्म तेजी से बनते हैं। ये काम होता है FSH हार्मोन का। तो ये हार्मोनल कंट्रोल होता है इनका, क्योंकि हार्मोन से कंट्रोल होने वाली क्रिया है ये, इसलिए इसका भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं। अब बात आती है कि स्पर्म में एक बार में जो इजाकुलेशन होता है उसमें कितने स्पर्म निकलते हैं। एक बार के इजाकुलेशन में स्पर्म की संख्या जो होती है वो 200 मिलियन से 300 मिलियन तक होती है। 200 मिलियन से 300 मिलियन तक स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं। और जबकि फर्टाइल को जिसको फर्टिलाइजिंग की क्रिया करेगा केवल एक स्पर्म, बनते बहुत सारे हैं। अब इतनी है कि ये जो क्रिया जाती हुई इनमें, इसीलिए अब कहते हैं इनफर्टिलिटी आए थे कि इनफर्टिलिटी क्यों आएगी? इनफर्टिलिटी के कारण हैं, इनफर्टिलिटी के ये कारण है कि या तो इनकी संख्या कम होती है, इतनी नहीं होती, इनसे बहुत कम हो जाएगी संख्या, तो इनफर्टिलिटी होगी। अदरवाइज ये जो स्पर्म बना है, स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर पूर्ण ना होना, आकार पूरा ना होना इसका, माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होना, माइटोकॉन्ड्रिया पूरे ना हो, और न्यूक्लियस का आकार पूरा ना हो, तो इनकी स्ट्रक्चर में कहीं कमी होना, तब भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। एनर्जी इनको कम मिलेगी, तब भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी मतलब यानी कि संतान की उत्पत्ति ना होना, ये कहलाता है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में हो, इनफर्टिलिटी मेल में भी होती है। तो मेल की इनफर्टिलिटी है कि या तो इनकी नंबर ऑफ स्पर्म कम होता है, या फिर इसकी स्ट्रक्चर ठीक से नहीं होती। अदरवाइज इसमें क्या होता है, इनको माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, जो ये पूरी स्पीड यानी कि मोशन में नहीं आ पाती, क्योंकि इनको बहुत मोशन चाहिए।
अब यहाँ एक हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है भाई। देखिए, यदि कभी जीवन में निराश हो तो एक प्रेरणा है, अपने अपने बॉडी के स्पर्म से प्रेरणा लीजिए। यदि कभी निराशा हो, स्पर्म फर्टिलाइजिंग ये करोड़ों की संख्या में 2200 से 300 मिलियन है। और फर्टिलाइजर में कौन कामयाब होगा? एक। तो सब क्या करते हैं? अपनी तेजी से दौड़ते हैं, तेजी के साथ दौड़ते हैं, और जो रेस में आगे निकल जाता है वही क्या करता है? फर्टिलाइजर। उसी के द्वारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कामयाब कौन हो गया? जो रेस में जीत गया। तो हमारे अंदर जो इतने स्पर्म है उनमें भी तो एक ही जीत रहा है, दौड़ लगा लिया। तो जो तेजी से लगाया, पीछे मुड़कर ना देखना, अपनी हिम्मत ना छोड़ना, आगे बढ़ते जाना। स्पर्म आगे बढ़ता जाएगा और पहुंच जाएगा यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला, और जा करके पहले फर्टिलाइजर करेगा। तो ये एक प्रेरणा भी दी है कि हमें इससे लेना चाहिए कि जैसे स्पर्म तेजी से दौड़ते, तो हमें कभी जीवन में उस तरह से निराशा ना हो। निराशा हो तो इससे अपने शरीर से, बॉडी से ही प्रेरणा क्यों ना लें। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्शन में का आज ये पार्ट आता है कि मेल रिप्रोडक्शन किस तरह से गैमीट, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। अब ये आज तो मैंने आपको बताया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे गैमीट, ये oogenesis की क्रिया। वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी काफ़ी पूछा जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।